Hello friends, welcome to Semicon classes Think like an economist। So guys, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स का 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 गाइज, इसके अंदर दो पेपर तो कोर पेपर होते हैं। एक होता है इंडियन इकोनॉमिक्स और एक होता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, या फिर उसको डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। ठीक है ना गाइस। अच्छा, ये दो तो कोर सब्जेक्ट्स हो गए। अब हर कॉलेज के अंदर कॉलेज वाले कुछ सब्जेक्ट्स आपको ऑफर करते हैं कि दो सब्जेक्ट भाई अपने हिसाब से आप चूज कर लो। तो गाइस, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो उन्हीं मल्टीपल ऑप्शन में से आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम है, जो कि मैंने बताया है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है ना गाइस। अब देखो समझना कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। जिन बच्चों ने उसको ऑप्ट करा है उनके लिए क्लास है। हर मतलब जिसने नहीं ऑप्ट करा तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, उसके लिए जो उन्होंने ऑप्ट करा है सब्जेक्ट, उसकी क्लास वो अलग होगी। तो बेसिकली आज हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस, वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है ना गाइस। देखिए समझिएगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 3rd ईयर में आए हो तो आपको हर वो सब्जेक्ट पढ़वाया जा रहा है जिनसे आपको प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ आइडिया हो। ठीक है गाइस। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स उसी प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब देखिए कैसे ये हमें ये स्टार्टिंग सिखाएगा, मतलब ये हमें ये समझाएगा जब हम इसको पढ़ेंगे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी 1756। जस्ट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। 1756 आप बोलोगे नहीं सर 1776, गाइस वो तो एडम स्मिथ की थ्योरी की स्टार्टिंग थी। बट एडम स्मिथ से भी 20 ईयर्स बैक, 20 ईयर 20 साल पहले, एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनसे भी पहले एक इकोनॉमिक्स आए थे, डेविड ह्यूम। ठीक है गाइस, डेविड ह्यूम। तो उन्होंने कुछ इंटरनेशनल लेवल की बात की थी, इंटरनेशनल ट्रेड की बात की थी। ठीक है ना गाइस। वो बहुत बड़ा डिस्कशन है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बहुत ज्यादा। बट हाँ, तो ये बुक हमें इतना बताएगी, सिलेबस ये सब्जेक्ट हमें इतना बताएगा कि भाई तब से लेकर बेसिकली जो भी वो ईयर डिसाइड करे, मान लो 2010 तक की रीडिंग का हो या 2014 तक यानी 2014 तक, थोड़ा बहुत आइडिया मैं अपनी क्लासेस में जैसे कि ये तो किसी भी ईयर तक खत्म करेंगे, बट मैं अपनी क्लासेस में गाइस आपको रेसेंट ट्रेड पॉलिसीज भी डिस्कस कर लूंगा, रेसेंट ट्रेड पॉलिसीज। ठीक है ना गाइस। तो बेसिकली आप ये मान सकते हो कि 1756 से लेकर 2018-19 तक, क्योंकि गाइस अभी तो फिलहाल 20 चल रहा है, 2020 चल रहा है गाइस, लेकिन अभी अभी इसका कुछ आइडिया ही नहीं है। बट हमें ये आइडिया तो हो ही सकता है। ठीक है। अब देखो थोड़ी बहुत चीजें समझना एक एक करके। गाइस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ साथ आपको वो नॉलेज भी देगा जो आपके लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स को लेने का आपको जो है आइडिया, वो भी क्लियर हो जाएगा कि आपने क्यों इकोनॉमिक्स ऑनर्स ली थी। पर्पस, बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेने का जो पर्पस था कि आप जनरल इकोनॉमिक्स जो है सीखना चाहते थे, देन गाइस वो इंटरनेशनल ट्रेड आपको चीजें समझाएगा। अब देखो समझना एक एक करके। मैं डीयू की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ। ठीक है ना गाइस। डीयू की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर दूं गाइस, तो डीयू ने क्या किया है गाइस, डीयू ने 2019-20 डीयू ने 2019-20 डीयू ने गाइस एक अपने नोटिफिकेशन सेंड की थी। ठीक है, जिसमें उसने सारे सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया था। मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ गाइस। ठीक है। तो सबसे पहले तो दो तीन चीजें समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की जो क्लास है मेरी आप लोगों के साथ में, ये बेसिकली दो चीजों पर बेस्ड होगी। एक तो इसके अंदर मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगा, कंटेंट, और उस कंटेंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। एंड देन गाइस मैं आपको इस क्लास के अंदर थोड़ा सा पढ़ाऊंगा भी। ठीक है ना गाइस। थोड़ा सा स्टडी भी करेंगे। ठीक है, देन फिर चीजें बढ़ेंगी गाइस। एक में मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके बताता हूँ गाइस। ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कंटेंट वाइज। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको रीडिंग्स कौन कौन सी फॉलो करने के लिए दी हैं। देखिए गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो होती है इनमें गाइस दो तरह की रीडिंग्स होती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड या बेसिकली गाइस कोई सा भी सब्जेक्ट, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें दो ही रीडिंग बताऊंगा। गाइस एक रीडिंग होती है स्टूडेंट रीडिंग, ठीक है ना गाइस, स्टूडेंट रीडिंग्स। एक होती है गाइस टीचर्स रीडिंग्स। समझना मेरी बात ध्यान से गाइस, स्टूडेंट रीडिंग और टीचर्स रीडिंग, ठीक है गाइस। तो टीचर्स रीडिंग का तो मैं आपको जो नाम भी नहीं बताना चाहता। रीजंस क्या है गाइस, ये नहीं कि मुझे नहीं बताना, नॉर्मली मैं बुक्स अपलोड कर दूंगा, बट कहता ये बुक्स आपके लिए नहीं है, ठीक है यार। आपने कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, कोचिंग ज्वाइन करने का पर्पज गाइस दो होते हैं। तो आपको नॉलेज तो चाहिए चाहिए, क्योंकि खुद अपने आप नॉलेज वो आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक तो नॉलेज है ही, प्लस गाइस आप अपना काम भी आसान करना चाहते हो। आप बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं थोड़े से बिजी रहते हैं, बिजी शेड्यूल होता है थोड़ा सा आप लोगों का एज कम्पेयर हम लोगों से, तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हो। तो बेसिकली यार आप अपना काम आसान कर रहे हो, ना कि अपना काम बढ़ा रहे हो। तो ये रीडिंग तो फिर यही होगा ना कि 2-3 साल लगेंगे आपको पढ़ने में, आपको तो 2 महीने में चीजें क्लियर करनी है। तो गाइस ये रीडिंग है आपके लिए, लेकिन मेरा सजेशन वही है कि आप इसको भी मत पढ़ना, ओनली मेरे नोट्स, दैट्स इट। आप ज्वाइन कर रहे हो, चीजें आपके सामने होंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स, नो डाउट, सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने हैं, या जो जो मैं आपको कंटेंट दूंगा, एनी कंटेंट वट एवर जो भी मैं आपको दूंगा वो आपको पढ़ना है गाइज, ओनली बुक्स में से नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना गाइज। असाइनमेंट भी, क्वेश्चन बैंक भी, और लास्ट में मैं आपके टेस्ट भी ले लूंगा। मुझे पता सबमिट तो करोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ आपको एक आइडिया तो हो ही जाएगा यार, ऐसे पेपर आता है, जैसे पेपर आता है ना वैसे टेस्ट होगा, ठीक है। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट रीडिंग में रीडिंग का नाम है दैट इज पॉल क्रुगमैन, या मैं सीधे सीधे एक नाम लिख देता हूं, क्रुगमैन, क्रुगमैन, पॉल क्रुगमैन, ठीक है गाइस। वो गाइस बेसिकली 11th एडिशन है, 11th एडिशन। वैसे एडिशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है एडिशन में, 10th एडिशन भी अगर आप पढ़ लेते हो तो वो भी एक ही बात है, ठीक है। चलिए गाइस, गाइस हम जो ड्यू ने हमें जो इसके लिए रीडिंग्स दिए, सब्जेक्ट दिए, रीडिंग्स के अंदर जो टॉपिक दिए, मैं उन टॉपिक्स को बता देता हूँ गाइस। ड्यू ने इसको टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइड किया, ठीक है ना गाइस। अब पहले समझ लेना चीज है 4 यूनिट्स की क्या बात है मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। ड्यू ने 4 यूनिट्स में इसको गाइस पूरा खत्म किया है। कैसे कैसे, जरा एक एक करके चीजें समझना मेरे साथ आप लोग। देखिए गाइस, सबसे पहले जो ड्यू ने बताया है, ड्यू कहते हैं कि आपके यूनिट नंबर 1, अच्छा क्रुगमैन में से होगा सब कुछ, ठीक है, बाहर उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। क्रुगमैन कहते हैं, या बेसिकली क्रुगमैन में ड्यू के अकॉर्डिंगली इसको भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 यूनिट्स तो है, बट 4 यूनिट्स को भी, 4 यूनिट्स को भी गाइस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 4 यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है ना गाइस। चीजें समझना गाइस आराम आराम से। तो ओके नाउ, ठीक है। तो गाइस ये है आपके सामने पार्ट ए के अंदर गाइस यूनिट नंबर 1 आता है, जिसका नाम है, ये इनके अकॉर्डिंग गाइस होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मीनिंग बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये दो चैप्टर्स हैं इंट्रोडक्शन वाले। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है, फिर बाद में वो है इसका एक्सटेंडेड जो चैप्टर है वो इसी का ही पार्ट है, ठीक है ना गाइस। तो इसमें अब है क्या क्या गाइस, एक तो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया है इन्होंने जी, वो क्या होता है। फिर उसमें गेन्स फ्रॉम ट्रेड, गेन्स फ्रॉम ट्रेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप मुझसे बोलो कि सर कोई कीवर्ड बताओ यूनिट नंबर 1 का, तो मैं ये बोलूंगा दैट इज गेन्स फ्रॉम ट्रेड। तो बेसिकली थियोरिटिकल कंसेप्ट है ये, बेसिकली प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी, ठीक है, कहानियां पढ़नी है। बट जो इसमें एक तो गेन फ्रॉम ट्रेड बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी कोई भी कंट्री ट्रेड क्यों करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1756 से बताया कि भाई 2 कंट्रीज या एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करे। दो तरीके सर्वाइव करने के, या तो जी हम अपने घर में रहें,
ठीक है, घर में का मतलब एक कंट्री है, एक कंट्री के अंदर हो ना, बाहर कोई जाएगा ना बाहर से कोई आएगा, ठीक है, और ना ट्रेड होगा कुछ भी। एक तो ये तरीका गाइस ऐसे ओके ओके रखो, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, बिल्कुल फुल्ली आपस में ट्रेड करो, आपस में बिल्कुल कॉन्टेक्ट रखो, कम्युनिकेशन बढ़ाओ, आपस में रिलेशंस बढ़ाओ, ठीक है ना गाइस। तो उसका मीनिंग क्या है कि फिर क्यों हम करेंगे ऐसा, हम क्यों ट्रेड करेंगे, ट्रेड से क्या गेन होगा वो ये बताएगा, गेन फ्रॉम ट्रेड, ठीक है ना गाइस। देयर मल्टीपल इश्यूज, ठीक है। जैसे एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया को जो एक्सपोर्ट कर रहा है व्हीट एंड राइस, 1960s में इंडिया ने व्हीट एंड राइस जो है एक्सपोर्ट किया था, तो ऑब्वियसली बात है उसने उसके रिटर्न में वो चीज ली होगी जिससे उसको गेन हुआ होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि उसने उससे वो चीज ले ली रिटर्न में जिससे उसको लॉस हुआ होगा, नहीं, गेन ही हुआ होगा, तो गेन फ्रॉम ट्रेड। दूसरा गाइस ग्रेविटी मॉडल, आप बोलेंगे सर ये तो साइंस वाली बात है, नहीं गाइस, ग्रेविटी मॉडल, ग्रेविटी मॉडल ट्रेडिशनल है जी, सबसे इनिशियल, सबसे पहला, मतलब अगर हम लिस्ट बनाएंगे, अगर, तो ग्रेविटी मॉडल फॉर द ट्रेड रिलेशंस, ग्रेविटी मॉडल बताएगा जी उस टाइम ट्रेड कैसा कैसा होता था। समझ रहे मेरी बात को आप लोग, ग्रेविटी मॉडल बताएगा ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। चलिए जी, अब एक एक करके बात समझना यहाँ पर, ठीक है जी, ओके। अब गाइस मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से यहाँ पर कि मान लो जैसे कि हमारा एक तो यूनिट ये हो गया, अब एक यूनिट की बात, दूसरी यूनिट की हम बात कर रहे हैं गाइस इधर, दैट इज स्क्रीन आ गई आपके सामने, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपको ये दिखा देता हूं ये, तो इसमें से एक क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट नंबर 1, वन क्वेश्चन नॉट कंफर्म बट आने के चांसेस होते हैं गाइस, ठीक है। कंफर्म तो नहीं कह सकता मैं, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन फिर डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, तो वो मार्क्स तो गाइस हमें कंफर्म है नहीं अभी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही बात कर लेता हूँ मैं आपसे, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं गाइस। यूनिट नंबर 2 में इन लोगों ने जो हमें बताया है दैट इज बेसिकली थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मैं रिपीट कर रहा हूं, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, आप ये कंफर्म रख लो, मिनिमम 2 क्वेश्चंस, ठीक है, कंफर्म, कम से कम 2 क्वेश्चंस, डैम श्योर हूं मैं इस पे गाइस, ठीक है। कहां से आएंगे ये भी बताऊंगा, फील्ड है गाइस, ठीक है, कंसेप्ट्स हैं। देखिए गाइस ऐसा होता है कि हमने ना पेपर्स को एनालाइज कर रखा है, तो हमें पता है कि कौन सा, देखो गाइस थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग एंड देन हमारा रेगुलर अपडेशंस है जो हम अपडेट करते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन कंफर्म है गाइस, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसके अंदर कि हम लोग इसमें क्या क्या रीड करेंगे, देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिकार्डियन मॉडल, रिकार्डियन मॉडल, ठीक है, रिकार्डियन मॉडल है, ठीक है। एक है हेक्सर-ओलिन मॉडल, HO मॉडल, ठीक है। एक है हमारा स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, समझो ना मेरी बात को, मतलब तेरा मल्टीपल, मैं सिर्फ नाम लेता जाऊं अगर, तो स्पेसिफिक मॉडल है, ठीक है। हेक्सर-ओलिन के साथ साथ स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम से इसके अंदर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन कंफर्म है, जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसके बारे में और काफी ज्यादा मैं आपको डिटेल दूंगा गाइस, ठीक है। नाउ यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3, ठीक है गाइस, समझना बहुत ज्यादा ध्यान से। यूनिट नंबर 3 गाइस का नाम है दैट इज ट्रेड पॉलिसी। अब ट्रेड पॉलिसी में गाइस क्या क्या आता है जरा वो समझ लीजिए कंप्लीटली। यूनिट नंबर 3 के अंदर जो ट्रेड पॉलिसीज में आता है, देखो समझना चीजों को, यूनिट नंबर 3 क्या क्या सोच रहे हो आप, ट्रेड पॉलिसीज में क्या, देखिए समझिएगा, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो गया, ठीक है, इंटरनल इकोनॉमिक स्केल हो गया,
ठीक है, और उसमें फिर बाद में इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स, जो भी आपके फैक्टर्स हैं इनपुट फैक्टर, उनका मूवमेंट हो गया। ये बेसिकली वो कंसेप्ट जिसके अंदर गाइस हमारी ट्रेड पॉलिसीज फिट होती हैं। ठीक है ना गाइस, मल्टीनेशनल फर्म्स हो गया, ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट हो गए। ठीक है, इसके अंदर वो सब चीजें आती हैं, तो समझना ध्यान से। अच्छा, इसी में ही देखिए समझना, रीडिंग तो ये कहती है थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस हैं। रीडिंग्स, जो रीडिंग्स की बात अगर मैं करूं तो अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, यूनिट नंबर 3 के अंदर एक तो ये है, प्लस यूनिट नंबर 3 में और क्या क्या है देखो समझना। यूनिट नंबर 3 के अंदर वैसे अगर आप थोड़ा पुराने ईयर्स की बात करते हो, थोड़े पुराने ईयर्स की, तो जो मैंने नाम लिए थे इंटरनल इकोनॉमिक स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, वो सब गाइस यूनिट नंबर 2 में होता था हमेशा। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे किया, तो आपको उसको कोई जरूरत नहीं है उसको परेशान होने की उसमें। इसमें बेसिकली टैरिफ, ठीक है, इसमें बेसिकली गाइस टैरिफ, ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, ठीक है, सो ऑन, ये सब चीजें आएंगी गाइस इसके अंदर। ठीक है, बाकी ये आप इसमें पढ़ोगे भाई कैसे कैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है ट्रेड के अंदर, और कैसे कैसे आप वेलफेयर इफेक्ट निकालते हो, वेलफेयर बेनिफिट, वेलफेयर लॉस। यानी बेसिकली अगर आप मुझसे यहाँ की इंपॉर्टेंट चीजें बोलो तो यहाँ पे आएगा वेलफेयर बेनिफिट्स एंड वेलफेयर लॉस। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? यानी ये भी यूनिट गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सर अब बताओ क्या करें, कैसे कैसे करें। देखो समझना, मैंने आपको, चलिए पहले यूनिट नंबर 4 भी बता देता हूं मैं आपको पहले, फिर सारी चीजें एक साथ में डिस्कस करता हूं। यूनिट नंबर 4 में गाइस एक ही कंसेप्ट होता है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हो कि अंदर आप इसके अंदर आप थर्ड सेमेस्टर की मैक्रो पढ़ना स्टार्ट करोगे, जैसे आईएसएलएम। समझ रहे मेरी बात? आईएसएलएम पढ़ोगे यहाँ पे, लेकिन आईएसएलएम भी आएगा, एडीएएस भी आएगा, ठीक है, और इनकी शिफ्टिंग्स भी होंगी। ठीक है, शिफ्टिंग भी होंगी, और साथ साथ गाइस इन पे पॉलिसीज भी लगेंगी। पॉलिसीज कौन कौन सी? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। समझ रहे हो? यानी हर वो चीज आएगी जो आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ी थी। समझ रहे हो मेरी बातें? सेमेस्टर 3 में गाइस आपने जो पढ़ा था सब आएगा, लेकिन बस क्या होगा, ये जो होगा सबका एक्सटेंशन होगा। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी, इनफैक्ट थोड़ी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास 4 यूनिट्स गाइस टोटल। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको आइडिया क्लियर कर देता हूँ। ये थे यूनिट नंबर 1, उस पेज पे लिखा हुआ था, तो यूनिट नंबर 1, 2 और 3। ठीक है ना गाइस, यूनिट नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों मिलाकर जो वेटेज बैठती है गाइस, 60% की वेटेज बैठती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पास्ट ईयर्स को अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं तो 60% की वेटेज बैठती है यहाँ से। व्हाट इट, मेरी बात समझ में आ गई आपको गाइस अच्छे से? 60% की वेटेज, 60% की वेटेज का मतलब अगर एग्जाम में मान लो, जैसे कि हमारा एक आइडिया रहता है अभी तक के पास्ट ईयर पेपर्स में, ये चीजें चेंज भी हो जाती हैं। अगर जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का भी हो सकता है और 20 मार्क्स का भी कभी कभी आया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, अप्रोक्सीमेट मान लो 8 क्वेश्चन हैं, तो 8 में से मतलब 8 में से 5 क्वेश्चन यहां पर आएंगे यूनिट नंबर 1, 2, 3 में से, और यूनिट नंबर 4 में से 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे। समझना दो गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझाना चाह रहा हूं मैं आपको इधर। बट ये टोटल 8 हैं, 8 में से 5 करने हैं। अब देखो इन 5 में से आपको 3 करने होंगे और इन 3 में से 2 करने होंगे। समझ रहे मेरी बात को? अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकल के आता है। आप भी कहते हो, मैं भी सोचता हूँ क्या, कि हमारा जो टोटल मार्क्स का पेपर होगा ना, टोटल मार्क्स क्या कहते हो, 75 ना 120। पेपर तो 120 मार्क्स का आना है ना, अभी तक के पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। ठीक है, 120 नंबर का आना होता है पेपर। अब 120 नंबर का जो पेपर आएगा हमारे पास गाइस, उसमें से अटेम्प्ट करना है आपको 75 मार्क्स का। समझना है मेरी बात ध्यान से बहुत ज्यादा, हमें अटेम्प्ट करना है ओनली 75 मार्क्स का। अरे तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, 45 मार्क्स तो तुम छोड़ रहे हो ना पेपर में, यानी
खुद दान कर कर आ रहे हो कि जी हम ही नहीं, खुद मना करके आ रहे हो कि हम ही 45 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा, और आपको कोई नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि गाइस आपने तो 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर ही लिया है। तो मेरा बस पॉइंट इतना सा ये है आपसे डिस्कस करने का पॉइंट है कि जब आपको मालूम है कि आप 75 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर रहे हो, 45 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन तो अपने 120 नंबर की करना। मेरी बात समझ रहे हो, 120 मार्क्स की प्रिपरेशन करना, यानी यानी ये ध्यान रखना 5 क्वेश्चन यहां से कवर करोगे आप, 3 क्वेश्चन यहां से कवर करोगे आप। लेकिन जब आप अपना रिवीजन करोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मतलब पढ़ना सारा है, उसके बाद में गाइस रिवीजन टाइमिंग में, क्योंकि आपको पता है रिवीजन टाइमिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग होता है, क्योंकि आप लोग पढ़ने तभी स्टार्ट करते हो, मतलब मेरी साइड से वो रिवीजन होगा और आपकी साइड से गाइस वो फर्स्ट रीडिंग होगी। रिवाइज तो मतलब ही नहीं है, फर्स्ट रीडिंग होगी, मैं ही कह रहा हूँ रिवीजन तो गाइस उस टाइमिंग में मैं ही बताऊंगा आपको गाइस कि भाई इस रीडिंग को, इस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा पढ़ो, इस टॉपिक को थोड़ा कम पढ़ लो, ठीक है। जो कंफर्म है उसकी लिस्ट बना दूंगा, जो कंफर्म है, जैसे एग्जाम्पल कंफर्म क्वेश्चन कौन सा वाला है, टैरिफ कोटा वाला, टैरिफ कोटा सब्सिडी कंफर्म है, गारंटी है जी आएगा जरूर, टैरिफ कोटा सब्सिडी। तो गाइस इसको मत छोड़ना, एग्जांपल दे रहा हूं। तो गाइस ये लिस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे आप में से, उनके लिए मैं लिस्ट बनाऊंगा कि कौन से टॉपिक 100 नहीं बल्कि 1000% करके जाने हैं, और कौन से टॉपिक 100 मत करना, 10-20% रीड कर लेना। कहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मतलब आपको आता हुआ नहीं आ रहा, तो फिर नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है गाइस। तो ये तो मेरी होगी स्ट्रेटजी, ठीक है। अब बात आती है कि सर न्यूमेरिकल कहां से पढ़ें, तो मैं आपको बता देता हूँ, न्यूमेरिकल आएगा गाइस यहां से, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, ये ध्यान रखना, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, यहां से गाइस आपका न्यूमेरिकल पेपर बनेगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है न्यूमेरिकल पेपर, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं हम इसको गाइस अच्छे से, यूनिट नंबर 3 को, यूनिट नंबर 2 और 3। तो क्या आइडिया लगा रहे हो कितने नंबर, कितने मार्क्स का आता होगा न्यूमेरिकल? देखिए 15 to 20 मार्क्स मेरे अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल के लिए बनते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम ही हो जाएगा, बल्कि 15 नहीं 10 12 to 15 या 15 to 20 की बात कर सकते हो आप मेरे से, इससे ऊपर गाइस न्यूमेरिकल नहीं जाएगा, ठीक है ना गाइस। चलिए तो अब पॉइंट है जी कैसे पढ़े, क्या करें, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा मैं आपको ये भी चीज क्लियर करना चाहूंगा इधर कि हमारी क्लासेस के अंदर, मेरी क्लासेस मेरे को कितने टाइम में पूरा सिलेबस खत्म करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सिलेबस है, यूनिट नंबर 2 बहुत अच्छी खासी यूनिट है, मतलब काफी सारा टाइम लेगी, यूनिट नंबर 3 अच्छी खासी है, और यूनिट नंबर 4 भी ठीक ठाक है, ज्यादा टाइम नहीं लेगी। तो आप ये लगा लो अराउंड 60 to 70 आवर्स, 60 to 70 आवर्स मुझे चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 60 to 70 आवर्स मुझे चाहिए क्लासेस के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है। इससे कम हो सकते हैं, और गाइस अगर मैं कम भी करूंगा तो वो आपके बेनिफिट के लिए, आप जितना कम स्टडी करो, बट कम स्टडी मार्क्स ज्यादा, स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना गाइस। अब देखो समझना मैं क्या कर रहा हूँ, ये 60 to 70 आवर्स को डिवीजन कैसे कर रहा हूँ मैं, इसका डिवीजन समझना। पहला डिवीजन ये हो गया जी इसका, मैं जो अपना सिलेबस है कंप्लीट टोटल सिलेबस 30 to 35 आवर्स में गाइस कंप्लीट कर दूंगा अपना सिलेबस, 30 से 35 घंटे में सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको हर वो चीज, एक रीडिंग का ये टॉपिक क्लियर आपसे डिस्कस कर लूंगा विद एक्सप्लेनेशन एंड विद जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें, प्लस बहुत कम न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल्स में कम रखूंगा इसके अंदर गाइज। सेकंड है जो मैंने अपने आर्ट्स डिसाइड करे हैं, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल्स आएंगे ऑब्वियस बात है, तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 यहां से न्यूमेरिकल आने हैं, तो गाइस इसके लिए मैं 6 to 10 आवर्स मुझे इनफ है, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बताओ, अगर मैंने यहाँ पे आवर्स भी लगाए तो ये 45 आवर्स हो गए, बचे कितने जी हमारे पास में आवर्स, 25 आवर्स, चलो ज्यादा अगर बता रहा हूँ तो मुझे कम से कम 20 से 25 घंटे, या एक बार मैं क्लियर कर देता हूं आपको, मुझे टोटल जो चाहिए इसमें से भी मुझे टोटल 10 to 12 आवर्स
पैसा ज्यादा ही हो जाएगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों। मैं एटलीस्ट कम से कम 2000, अच्छा ये क्या कराऊंगा इसके अंदर, पास्ट ईयर्स डिस्कशन, समझ रहे हो मेरी बात को, पास्ट ईयर्स डिस्कशन, पास्ट ईयर का डिस्कशन करूंगा मैं, ठीक है गाइस, डन। देखो कैसे, एटलीस्ट वैसे मेरा ट्राई ये रहेगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन बैंक आएगा वो मैं ट्राई करता हूँ जितना पुराना मिल जाए, बट जो बेसिकली 10 ईयर जो फेमस है, एक वर्ड है ना 10 ईयर, तो 10 ईयर का अगर 2020 चल रहा है तो एटलीस्ट मैं 2009 से 2019 तक का 10 ईयर आपके लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। 2019 यानी बेसिकली 10 ईयर। तो गाइज पास्ट ईयर डिस्कशन होगा इसका, आप खुद सोचो यार, एक पेपर में 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, 10 पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो 80 क्वेश्चन हो गए, नहीं हो गए, टोटल 80 क्वेश्चन हैं। अब 80 क्वेश्चन को गाइज मुझे कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। अब बात आगे आगे करते हैं गाइज, इससे रिलेटेड मैं क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा गाइज इसके अंदर। गाइज एक तो नोट्स होंगे, ठीक है, वी विल ट्राई कि मैं सिर्फ आपको मतलब जो लिखूं तो बहुत कम नोटिंग करवाऊं, डिस्कस ज्यादा करूं मैं आपसे, और टॉपिक के साथ साथ पास्ट ईयर्स भी, ये जो पास्ट ईयर्स है ना, ये टॉपिक के साथ साथ भी डिस्कस होंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये टॉपिक के साथ साथ भी आएंगे, मैंने कहा प्लस न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल के अंदर गाइस पास्ट ईयर्स भी आएंगे। थ्योरी भी मैं बताऊंगा भाई यहाँ से आए हुई है, बट थ्योरी का तो ये रहता है कि कितनी भी थ्योरी कर लो, लेकिन जो पास्ट ईयर क्वेश्चन जो फ्रेम्ड होता है थ्योरी का, वो अलग ही लेवल का होता है, ठीक है गाइस। तो नोट्स होंगे, प्लस एक आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। वो क्वेश्चन बैंक आप यही मान लो, उसके अंदर पास्ट ईयर पेपर्स होंगे, यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वो चैप्टर वाइज, ठीक है गाइस। क्वेश्चन बैंक होगा यूनिट वाइज, मान लो आप यूनिट वाइज, ठीक है। क्वेश्चन बैंक होगा, न्यूमेरिकल भी उसी के अंदर होंगे। तो गाइस ये बेसिकली जो मैं 80 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो आप इससे लगा लो यही डिस्कस होगा मेरे साथ क्लास में, मतलब यही क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ेंगे, इसी डिस्कस करेंगे साथ साथ, ठीक है ना गाइस। बस इसी में सब कुछ है, तो न्यूमेरिकल भी है, 10 ईयर भी है, ठीक है ना गाइस। तो ये रखते हैं। अच्छा अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, सिलेबस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आखिर में मैं एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, समझ रहे हो, 2 to 3 आवर्स, ठीक है ना गाइस, जो हमारा टाइम बचेगा इसमें से गाइस, इसके अंदर में लास्ट मोमेंट रिवीजन, पेपर से 2 दिन पहले आपके पढ़ने के लिए, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी रिवीजन कराऊंगा, मतलब शर्त होगी कि जिस सारा पढ़ना है आपको पहले, मैं तो रिवीजन कराऊंगा आपको, यानी हर चीज नोटेड होगी, फिर मैं टिक करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा, यानी 2 से 3 घंटे में वो मैं जो चीज मैंने 60 से 70 घंटों में करी है, या फिर 30 से 35 घंटों में किया है, उसी सब चीजों का मैं 2 से 3 घंटे में आपको करवाऊंगा, दैट इज लास्ट मोमेंट रिवीजन, दैट इज LMR, समझ रहे मेरी बात को। तो गाइज ये रखना चीज है। तो ये हमारी जो ये क्लास थी, ये वाली मतलब क्लास का फर्स्ट हाफ जो है, ये गाइज ये है सिलेबस ओरिएंटेशन। देन अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं गाइज, अब हम गाइज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है गाइज, थोड़ी सी स्टडीज कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं थोड़ी इससे रिलेटेड, देन देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग कहते हो कि सर चलिए पढ़ते हैं, ठीक है, आपने कहा सर चलो थोड़ा पढ़ा भी दो, तो थोड़ा पढ़ा देता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट नंबर 1 और 2 थ्योरेटिकल है, थोड़ी बोरिंग भी है यार, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी क्लास को थोड़ा सा बोरिंग बनाऊं, ठीक है। कहानियां हैं बट कहानी आज नहीं, आज सीधे सीधा कंसेप्ट, जो कंफर्म कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 3। आप देखना आपके कॉलेज में भी, मोस्टली अच्छे कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, उन कॉलेज में गाइस चैप्टर 3 से स्टार्ट होगा। 1 और 2 ऐसा मान लो जैसे 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, बाइनरी ऑपरेशन वाला या फिर रिलेशंस वाला, बहुत बोरिंग था ना, इसलिए हर कोई चैप्टर 2 से कराता था, ऐसे मैं चैप्टर 3 से करा रहा हूँ, इंटरेस्ट आएगा गाइस। अब देखो चीजों को समझना कि क्या क्या चीजें हैं इधर, ठीक है गाइस, एक एक करके। ओके ओके, तो चैप्टर 3 का नाम है बेसिकली, जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है गाइस लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी,
लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं, कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब जो यहाँ पे दे रखा है बेसिकली, कंपैरेटिव का मतलब होता है रिलेटिव एडवांटेज। ठीक है, कंपेयर करके आप एडवांटेज ले रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, एक तो होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो चैप्टर 1 और 2 में है, वो जब कराऊंगा तब बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन है एब्सोल्यूट एडवांटेज का, ठीक है ना गाइस। तो एक तो वो रखना चीज है, एक तो हो गया एक तो हो गया आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज। अच्छा, एक हो गया कंपैरेटिव एडवांटेज, आएगा भी, देखेंगे इसके बारे में। लेबर प्रोडक्टिविटी, क्या मतलब? लेबर प्रोडक्टिविटी का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये हो गया कि भाई जो एक लेबर है ना, लेबर को काउंट नहीं कर रहे, लेबर आवर्स को काउंट कर रहे हैं। लेबर आवर्स का मतलब मैं समझाता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या होता है। मतलब आप 10 लेबर ले आओ, डजंट मैटर, बट वो 10 लेबर काम कितना कर रही है, या फिर मैं कितना काम कर रहा हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे काम की इंपॉर्टेंस है। कैसे? लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब कि मैं 10 घंटे में कितना रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, वो मेरी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है गाइस, समझते हो ना प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। जैसे कभी कभी आप बोलते हो कि सर हमारे नॉर्मल डेज में या नॉर्मल कॉलेज लाइफ में जो हमारे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव डेज निकलते हैं वो एग्जाम टाइम के 1-2 दिन पहले वाले निकलते हैं। एग्जाम डे से 1 दिन पहले, 1 दिन और पहले कितना पढ़ते हो, फिर रियलाइज होता है कि अच्छा अगर कंपेयर कर रहे हैं तो सब डेज में ये दिन एग्जाम से 1-2 दिन पहले वाले डेज जो होते हैं कितने कितने प्रोडक्टिव निकले। इसका मतलब आप, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जिस चीज से आपको गेन मिल रहा है, उस गेन को लेने के लिए अब उसके लिए कितना काम कर रहे हो। ठीक है गाइस, प्रोडक्टिविटी का बेसिकली मतलब ये हो जाता है। देखो गाइस, प्लस मल्टीपल थॉट्स हैं, तो हम कोई और भी नाम ले सकते हैं इसका। फिलहाल हम अपने स्टार्ट करते हैं गाइस। इस चैप्टर के अंदर आप एक थ्योरी पढ़ोगे, जिस थ्योरी का नाम है रिकार्डियन मॉडल। ठीक है, रिकार्डियन मॉडल। ये मॉडल बेसिकली किन चीजों पर बेस्ड है, जरा समझना। पता है ये मॉडल कहता है कि भाई हमारे पास ना, देखो इस मॉडल की चीज समझना। रिकार्डियन मॉडल इनिशियल टाइमिंग के, जब इकोनॉमिक्स का इन्वेंशन, वैसे तो इकोनॉमिक्स बहुत पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी, जब से दुनिया बनी तब से, या उससे पहले से भी हो सकती है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, हाउ टू यूटिलाइज देम, हाउ टू यूटिलाइज दी स्केर्स रिसोर्सेज। और फिर उसके साथ मल्टीपल इश्यूज जो है, मल्टीपल टॉपिक ऐड हो गए। तो बेसिकली गाइस, लेकिन अगर हम बात करें तो 1756 के बाद में सबसे पहले इकोनॉमिक्स डेविड ह्यूम, जिन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में काफी अच्छा बोला, ठीक है, उनसे पहले भी रहे होंगे, बट जो फेमस ज्यादा हुए डेविड ह्यूम, आईटी से रिलेटेड। फिर बाद में एडम स्मिथ भी आए, आते आते गए, तो रिकार्डियन भी आए। ठीक है गाइस, तो रिकार्डियन की थ्योरी क्या है जरा वो समझना। रिकार्डियन कहते हैं जी वर्ल्ड में 2 कंट्रीज हैं बस। ठीक है, वर्ल्ड में 2 कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज को उन्होंने सिर्फ 2 पार्ट में बांटा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कंट्रीज 2 ही है, नहीं होंगी बहुत सारी, पर वो 2 कंट्री उठा ली, एक कंट्री ए और एक कंट्री बी। ठीक है, मान ली बात हमने, कंट्री ए और कंट्री बी। अच्छा, अब क्या है कि इस कंट्री के अंदर 2 गुड्स बनने, कमोडिटीज। ठीक है, कमोडिटीज बननी है। वो कौन कौन सी कमोडिटी बनेगी जी? वैसे तो हम कमोडिटी एक्स या कमोडिटी वाई की बात कर लेंगे। देखिए, जनरलाइज्ड टर्म की बात करूं, ऐसी बात करूं तो गुड एक्स गुड वाई कुछ भी नाम ले लो, बट अगर आप स्ट्रिक्टली रीडिंग से बात कर रहे हो, क्योंकि गाइस देखो, अगर डीयू ने कोई भी रीडिंग आपको जो है रिकमेंड करी है फॉर दी स्टडी, ठीक है, या फॉर दी रीडिंग, तो गाइस आप उसमें उन्हीं के एग्जांपल्स यूज करो। तो मैं अभी रीडिंग के एग्जांपल यूज कर रहा हूं, दैट इज चीज एंड वाइन। चीज एंड वाइन, ठीक है ना गाइस, समझना, चीज एंड वाइन। अब पॉइंट क्या है इधर, यहां तक तो चीजें समझ में आती है, बट वो कहते हैं इनपुट फैक्टर। इस पर लड़ाई हुई है गाइस, मतलब लड़ाइयां तो बहुत जगहों पे हुई हैं, बहुत सी चीजों से रिलेटेड हुई हैं, बट कुछ इकोनॉमिक्स में इस बात को लेकर थोड़ा इशू उठा है। रिकार्डन कहते थे ओनली लेबर,
अच्छा, रिकार्डिन से पहले भी जो डेविड ह्यूम थे वो भी ओनली लेबर बोलते थे, ठीक है, ठीक है। उनका भी मॉडल 2 इंटू 1 था, इनका भी मॉडल 2 इंटू 1 है, ठीक है गाइस। बट फर्क मैंने आपको बता दिया है, उनके में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज था, इनके में रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज है। प्लस वो जब पढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना गाइस, मेरी बात समझ रहे हो। अब गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इनकी अजम्पशंस बता दूं, ठीक है गाइस। पेपर में देखिए गाइस, एक बात ध्यान रखना, जब मैं आपको पास्ट ईयर्स मतलब कराऊंगा, ठीक है, तो पास्ट ईयर्स कराते हुए मैं आपको ये तो बताऊंगा भी मतलब उस क्वेश्चन में मतलब उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये तो ऑब्वियसली बात है, मुझे बताना ही होगा कि उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या है। बट गाइस आप ये बात सोचना, कोई क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स का है, अगर आपको जो आंसर आता है वो छोटा आंसर पता है आपको और क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो एग्जाम टाइमिंग में ये आपका टैलेंट होना चाहिए कि कब किस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ानी है और कब किस क्वेश्चन की लेंथ घटानी है। मान लो आपने कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स के लेवल पे प्रिपेयर कर रखा है, वो आ गया 5 नंबर में, तो सेंटी नहीं होना, भावुक नहीं होना आपको कि भाई वही 15 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन में एकदम प्लॉट करके आओगे, नहीं। तो गाइज मैं क्या करूंगा, पढ़ाते हुए आपको चीजें काफी सारी सिखाऊंगा, सीखते जाना, ठीक है, सीखते जाना। और जब मैं टेन्योर डिस्कस करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि फिर ना मैं लिंक करूंगा कि भाई इस क्वेश्चन की अगर लेंथ बढ़ानी तो ऐसे लेंथ बढ़ा दो। लेंथ बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख दो, लेंथ बढ़ाने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा लिखो जो सही भी ना हो। सही का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन से रिलेट भी ना कर रहा हो, कि क्वेश्चन में वो चीज पूछी नहीं है बट फिर भी आप बता रहे हो, बट वो क्वेश्चन में जो टेक्निकल वर्ड यूज हुए हैं, की वर्ड यूज हुए हैं, उनसे रिलेटेड हो, जो पढ़ने वाला गलत भी ना करे। तो सबसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, दैट इज अजम्पशंस, ठीक है ना गाइस, अजम्पशन। तो गाइस सबसे पहले अजम्पशन, रिकार्डिन मॉडल ये कहते थे, ठीक है, कि भाई हमारे जो वर्ल्ड में दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और बी, इन कंट्रीज का, कंट्री ए और बी, ये जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज का गाइस जो टेस्ट होगा ना, टेस्ट इन बोथ कंट्रीज कैसा होगा गाइस, वो सिमिलर। कुछ नहीं गाइस, उन्होंने अपना काम आसान किया था, बहुत डिफिकल्ट है किसी के टेस्ट को आइडेंटिफाई करना। टेस्ट का मतलब हो गया, अगर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं, थोड़ा सा आइडिया, एक टर्म आता है हमारे पास में जिसका नाम होता है ऑटोनॉमस। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक टर्म आता है जिसका नाम है ऑटोनॉमस, जिसमें आप कहते हो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है गाइस। तो गाइस ऑटोनॉमस का मतलब हो जाता है एक ऐसी चीज जो इंडिपेंडेंट है और वो गाइस आइडेंटिफाई नहीं हो रही, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं हो रही। अगर मैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन की ही बात कर लूं, जहां पे इनकम जीरो हो, मैं सिर्फ आपको लिंक कर रहा हूं चीजों को, और लिंक के साथ साथ खुद सोचो, इतने बड़े इकोनॉमिक्स ने ये जो अजम्पशन ली है, अजम्पशन का मतलब उसने अपना काम आसान किया है। अगर ये अजम्पशन हटा दो तो मजाल है जो गई थी, टॉपिक आगे एक्सटेंड हो जाता, ठीक है, एकदम चीजें बदल जाती। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इनकम जीरो होती है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है। बट क्या आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि मेरा ऑटोनोमस कितना है, मेरी इनकम जीरो करो, ठीक है, मैं होना नहीं चाहिए ऐसे, वैसे किसी का भी नहीं हो बट किसी भी इनकम जीरो करो, देन देखो इसका ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है। ये मान लो एक स्टूडेंट है, किसी की इनकम नहीं है, सबकी इनकम जीरो है, बट सबका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम नीड, जो मिनिमम नेसेसिटीज हैं, वो सबकी अलग अलग है, तो वो सबकी ऑटोनोमस कंजम्पशन हैं, क्योंकि उनकी सब बेसिकली खुद अर्निंग नहीं करते हैं। समझ रहे मेरी बात को, मेरी अगर इनकम एग्जांपल जीरो है तो फिर भी मेरी कंजम्पशन है, तो इसका मतलब वो है कि भाई वो चेंज नहीं हो सकती कभी भी। सोचो कितना डिफिकल्ट होगा, कितना डिफिकल्ट होगा किसी भी कंट्री में या वर्ल्ड लेवल पे हर किसी का यही ऑटोनोमस या फिर यही सेम टेस्ट आइडेंटिफाई करना। टेस्ट मतलब वही कंजम्पशन, फूड ही हो गया यार सिंपली। तो क्या किया रिकार्डियन ने या तो भाई पूरे वर्ल्ड का एक एक आदमी का ऑटोनोमस अलग अलग निकालते, सबका टेस्ट अलग अलग मतलब होता, सबकी डिमांड्स नेचर अलग अलग होते, तो सबकी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद थ्योरी देते। उन्होंने कितना एक शॉट लगाया और उन्होंने क्या बोला जी, कितना आसान हो गया, ये सबका सिमिलर टेस्ट है, बात ही खत्म कर दी, ठीक है, आइडिया क्लियर करना। सेकेंड असम्पशन है हमारे पास में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कहते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री कमोडिटी जा रही है, मान लो
ये पेन है, वैसे तो रीडिंग में गुड एक्स चीज एंड वाइन की बात हो रही थी, ठीक है, रीडिंग में गुड एक्स और वाई की बात हो रही थी, ठीक है, समझना। मान लो कि ये पेन है, ये गुड एक्स है, ये दूसरी कंट्री जा रहा है, क्या इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी? मतलब एक तो इसके बनाने की कॉस्ट हो गई, मैंने मान लिया बात, ठीक है, बनाने की मान लो लेबर कॉस्ट हो गई, कि इसके अलावा कोई और कॉस्ट नहीं है? ट्रांसैक्शन कॉस्ट हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, या कुछ गवर्नमेंट भी लेगी, जो टैक्सेस लेगी, एनीथिंग एल्स, बहुत सारी कॉस्ट है ये। लेकिन ये कॉस्ट आज है, आज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, बट रिकार्डन ने क्या किया उस वक्त? क्या किया रिकार्डन ने ये मान ली देयर इज ओनली लेबर कॉस्ट। बहुत क्रिटिसाइज हुए थे गाइस, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुए थे वो अपनी इस थ्योरी पर बेस्ड। और मैं पता है क्या करूंगा, मैं अजम्पशन के बाद आपको क्रिटिसिज्म भी बता दूंगा इसका, ठीक है, देन फिर हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। देखिए समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक तो ये हो गई जी चीजें, ओके ओके गाइस। दूसरी चीज रिकार्डन ने जो इकोनॉमिक्स, पहली बात तो रिकार्डन कब आए थे, अगर आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूं, रिकार्डन मतलब कब आने का सेंस, कब इनकी थ्योरी स्टार्ट हुई होगी? ये ये केन से पहले थे, ठीक है, केनेडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यानी अगर उस टाइमिंग में कोई इकोनॉमिक्स आए थे, उस जो टाइमिंग में कोई इकोनॉमिक्स आए होंगे, तो गाइस किन की थ्योरी चल रही थी उस टाइम? मैं आपको बता देता हूं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स या क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो भी थे, उनकी थ्योरी बहुत फेमस थी, एंड नो डाउट जब तक कोई क्रिटिसिज्म नहीं आता तो उन्हीं की थ्योरी थी जो भी कुछ थी, ठीक है। कहीं आएगा तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो रिकार्डियन मॉडल में सारी की सारी भी नहीं, जो भी अजम्पशंस उठाई बेसिकली क्लासिकल की, मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल एक उन्होंने उठाया सीआरएस का मतलब होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अजम्पशन। जहां ये अजम्पशन वायलेट होगी देन ऑथर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑथर का मतलब थ्योरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना गाइस, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? उसके बाद में गाइस यहां पे उन्होंने क्या मान के चले कि जी रिलेटिव प्राइजेस रिमेन्स सेम, रिलेटिव प्राइजेस रिमेन्स सेम। इस बात का मीनिंग समझते हो क्या होता है रिलेटिव प्राइजेस रिमेन सेम? इसका मतलब होता है जी हर कोई एक ही प्राइस मानेगा, और क्लासिकल व्यूज के अकॉर्डिंग बता देता हूं, ऑल दी एजेंट्स आर प्राइस टेकर्स, ऑल दी एजेंट्स आर प्राइस टेकर्स। मेरी बात समझ में आई गाइस आप लोगों को अच्छे से? चलिए जी, इस चीज को नोट भी कर लेना आप लोग, और हम आगे इसको जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब एक चीज इन्होंने और जोड़ी थी, जरा समझना इधर क्या क्या चीजें हैं इधर। वो ये इधर गाइस, इधर है गाइस, मतलब हमारी फोर्थ अजम्पशन वो है गाइस, फ्री कमोडिटी ट्रेड एंड नो फ्रिक्शन कॉस्ट। फ्री कमोडिटी, पता है फ्री कमोडिटी ट्रेड या फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता था? नो टैरिफ, ठीक है, कोई टैक्स कोई सब्सिडी कुछ नहीं, आओ बेचो जाओ, ठीक है। वो तो पहले भी क्लियर हो गया था, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था टैक्सेस, नहीं जी कुछ नहीं लगेगा जी, यहाँ पर सब ओके है, ठीक है। एंड बेसिकली जीरो फ्रिक्शन कॉस्ट, ठीक है जी, जीरो फ्रिक्शन कॉस्ट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है, देखो गाइस, चलिए एक फोर्थ असम्पशन रखते हैं, आगे देखते हैं। तो गाइज इसका क्रिटिसिज्म हम लोग एक काम करेंगे, इसका क्रिटिसिज्म लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म हम अपना स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना जो भी हमने अभी जो डिसाइड किया था कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना गाइज? ओके चलिए, ओके सो गाइज यहाँ पर है, देखिएगा समझिएगा।
देखो अभी हमने जो डिस्कस किया था कि देयर आर 2 इंटू, ठीक है, या देयर आर 2 इंटू 1 मॉडल, 2 इंटू 1 मॉडल। ये हमारा जो डिस्कशन पार्ट है, इसमें ये जो 2 काउंट होगा ये कंट्रीज के लिए होगा, ये जो 2 काउंट होगा ये कमोडिटीज के लिए होगा। ध्यान रखना हम लोग कमोडिटी वर्ड बोलेंगे, ठीक है। ये जो होगा ये इनपुट के लिए होगा जो कि यहाँ पे लेबर है। अब देखो गाइस समझना, मैंने आपको बताया यहाँ पे लेबर नहीं है, लेबर की इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबर आर्ट्स की इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब हमारे पास में एक ही इनपुट है ओनली लेबर, और ठीक है, तो अब हमें प्रोडक्शन करनी है, ठीक है जी, चलो जी प्रोडक्शन भी कर लेते हैं। अभी मैटर करता है कि एक लेबर कितना बना रही है, ये भी बात समझ में आती है। तो हमने लेबर का हम ये कह देते हैं कि हमने जैसे 2 गुड्स थे हमारे, एक था चीज, दूसरा था वाइन, ठीक है। अब देखो एक ना नोटेशन लिख रहा हूं, टर्म लिख रहा हूं, उसको समझना, ठीक है, रीडिंग के अकॉर्डिंगली वो थोड़ी सी समझना, वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और वो गैस क्या है, दैट इज ALC। देखो ये समझना, ये रीडिंग ने बताया है अपने दो ऑथर मतलब रिकार्डियन जो टॉपिक के ऑथर है, उन्होंने क्या क्या चीजें समझाई है। ALC को मीनिंग समझ लो। वो ये कहते हैं, जिस स्टेटमेंट कहते हैं कि यूनिट लेबर आवर्स, ठीक है। अब देखो समझना, यूनिट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज। देखो समझना, हम यहाँ पे कह रहे हैं, हम यहाँ पे कमोडिटी को ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यानी एक यूनिट ऑफ चीज बनने के लिए एक लेबर के कितने आवर्स चाहिए हमें, समझ रहे हो। देखो ध्यान देना, एक यूनिट, अब देखो छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने जैसे अभी पढ़ाते हुए अपनी जो मैंने आवर्स बताए थे, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एक सब्जेक्ट को इंटरनेशनल एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट को कराने के लिए मुझे अपने कितने आवर्स यूज करने पड़ेंगे, तो वो थे ALC, ठीक है। ALC का मीनिंग समझ गए, L मीन्स लेबर, C मीन्स चीज, ठीक है। L मतलब लेबर, C मतलब चीज, ALC यूनिट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज। मैं यहां पे कुछ कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे स्टार बना रहा हूं। अभी जब हेक्सर ऑलिन मॉडल पढ़ेंगे, मतलब इसका अगला मॉडल पढ़ेंगे, तो यही शीट में दोबारा ओपन करूंगा, सेम शीट दोबारा ओपन करूंगा और यही चीज बताऊंगा। वहां पर भी ALC लिखा हुआ होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसका नाम बदल दूंगा, मैं आपको वहां बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। याद रखना, भूलना मत इस चीज को, आगे समझोगा थोड़ा सा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं, एक तो ये हो गया, सिमिलरली 2 कम्युनिटीज है, ALW यूनिट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन, 1 यूनिट ऑफ वाइन, ठीक है ना गाइस, 1 यूनिट ऑफ वाइन। समझ में आई गाइस मेरी बात आप लोगों को अच्छे से। चलिए जी, अब देखो गाइस समझना चीजों को, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। रीडिंग में तो चलो उन्होंने एक नाम ले रखा है, चीजें बताई हुई हैं, मैं थोड़ा सा ना चीजें चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रीडिंग को ही फॉलो कर रहा हूँ, बट एक टर्म में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। गाइस एक्चुअली है क्या, हमारे पास जो ये लेबर है ना, देखो समझना, ये जो लेबर है ना, ये ना एक रिसोर्स है, ठीक है। और ये जो है ना, ये गाइस ये ना हमारे पास ना प्रोडक्शन है। देखो समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, रिसोर्स है और उस रिसोर्स को यूज करके प्रोडक्शन करना है, ठीक है। रिसोर्स है और उस रिसोर्स को यूज करके प्रोडक्शन करना है, यानी प्रोडक्शन करना है कमोडिटीज का। तो मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल, कि हमने कमोडिटीज की बात करूं, यहां पे रख लिया चीज, यहां पे रख लिया वाइन, रिसोर्स है। देखो प्रोडक्शन है, रिसोर्स है, प्रोडक्शन और रिसोर्स है, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है कि इस
इतनी ये प्रोडक्शन होने के लिए रिसोर्स को हमें कंज्यूम करना है, रिसोर्स को हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इसको जो प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्स को कंज्यूम करना है, ठीक है। इस समय ना ध्यान से बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा, मैं डायग्राम बना नहीं रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ उस डायग्राम का नाम क्या होना चाहिए। मैंने दो यहाँ पे कीवर्ड लिखे हैं, रिसोर्स और प्रोडक्शन। याद करो 12th क्लास में भी थी इकोनॉमिक्स आपकी, जिन्होंने पढ़ी है, ठीक है। 12th तो बहुत दूर बता दिया मैंने, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर माइक्रो ही समझ, माइक्रो याद कर लो या मैक्रो याद कर लो, दो तीन जगह, हर जगह ये आया ही है, दो तीन जगहों पे आपने देखा होगा। ये एक वर्ड आया है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है, पीपीएफ, ठीक है गाइस। अब देखो समझना, मैं ये कहता हूं एक एक करके चीजें समझना, देखो इंटरेस्टिंग है, फिर मैं इसका डायग्राम में जो चीजें प्लॉट करूंगा, ठीक है। देखो समझना, मैं ये कहता हूं कि भाई यहां पे लिखा हुआ था, यहां पे जैसे यूनिट, यहां पे इधर भी यूनिट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यूनिट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज, 1 यूनिट ऑफ चीज। मान लो मैंने क्यूसी यानी क्यू क्वांटिटी, क्यू डिनोट फॉर क्वांटिटी, क्यूसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करवाया है, और हर क्वांटिटी के लिए कितना लग रहा था, एलसी। तो मैं यहाँ पे अगर एलसी लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, टोटल। देखो समझना मेरी नोटेशंस में जो आपको समझाना चाहता हूं, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितनी यूनिट, क्यूसी यूनिट, वो 1 यूनिट नहीं, क्यूसी यूनिट्स, क्यूसी यूनिट यानी टोटल चीज की क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर्स के कितने आवर्स रिक्वायर्ड है। या मुझसे बोला जाए जी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की पूरे क्लास को पढ़ाने के लिए कितने आवर्स आप जो है, कितने आवर्स की रिकॉर्डिंग करोगे या कितने आवर्स की आप टीचिंग करोगे, ठीक है ना गाइस। तो मेरी बात समझ में आ रही है, टोटल की बात हो गई। सिमिलरली दूसरी कॉमोडिटी कौन सी थी, मैं बता देता हूं आपको, दैट इज क्यू डब्ल्यू, ठीक है, यूनिट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन, ठीक है गाइस। देखो ये हो गया, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई एल डब्ल्यू से कर दूं तो गाइस ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, दैट इज टोटल, दैट इज टोटल, मैं रिपीट कर देता हूं, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्यू डब्ल्यू यूनिट्स, ओके गॉट इट। टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टोटल मतलब क्यू डब्ल्यू यूनिट्स, क्वांटिटी ऑफ वाइन यूनिट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाइन्स, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, देखो ना समझने मेरी बातों को एक एक करके, अगर दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा जी, टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। अच्छा एक बात बताओ, हमारी कंट्री में कमोडिटी कितनी बन रही है, मतलब एक लेबर है, ये एक ना लेबर मार्केट है, उस लेबर मार्केट की हमें जरूरत क्या है, हम उससे कहेंगे या तो भाई अगर तुम्हें काम करना, मान लो लेबर सप्लाई या लेबर फोर्स, एक लेबर फोर्स है, कहते हैं जी 100 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 100 लोग जो है 100 पीपल जो है या 100 लेबर जो लेबर्स काम कर रही है, वो या तो चीज बना रही होगी या फिर वो वाइन बना रही होगी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर चीज और मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर हमें पर्सन्स चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड इन अ कंट्री, टोटल लेबर आर्स रिक्वायर्ड इन अ कंट्री, क्योंकि कंट्री के अंदर बेसिकली लेबर आर्स मतलब लेबर फोर्स, अगर कोई लेबर है अगर वो काम नहीं कर रही तो वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे टोटल लेबर आर्स रिक्वायर्ड इन अ कंट्री। ध्यान रखना पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, उस लेबर की बात कर रहा हूं जो लेबर फोर्स का पार्ट है, ठीक है, ठीक है। और साथ साथ रिक्वायर्ड मतलब ये इतनी डिमांड होगी, इतनी बेसिकली डिमांड भी है, एक तरीके से कह सकते हो लेबर की डिमांड, बट ये लेस देन और इक्वल टू होगा। देखो क्या, ये मेरी लेबर के मतलब लेबर है, तो दैट इज एल बार, इसे बोलेंगे हम लोग टोटल लेबर सप्लाई इन अ कंट्री। देखो ये रिक्वायरमेंट्स है, ये सप्लाई है, ये रिक्वायरमेंट्स है लेबर की, देखो समझना यहाँ पे ध्यान से,
ये लेबर की रिक्वायरमेंट है, दिस वन, ये जो है ये गाइस लेबर की रिक्वायरमेंट है और ये गाइस लेबर की सप्लाई है। और देखो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर जो है ये लगाया है इनइक्वालिटी, जैसे बजट कांस्टेंट में लगाते थे हम लोग, है ना जी, बजट कांस्टेंट में लगाते थे हम लोग, तो क्यों लेस देन, भाई या तो रिक्वायरमेंट लेबर सप्लाई के बराबर होगी या उससे कम होगी। गॉट इट, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। अब देखो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ बेसिकली। अब एक बात समझो, यहाँ पे क्यू डब्ल्यू, यहाँ पे क्यू सी, दीज आर दी आवर वेरिएबल्स, ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो मुझे बताओ इसकी पावर कितनी है, मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ, 1, इसकी पावर कितनी है 1, ऑब्वियसली बात है 1 1 है। तो मैं डायग्राम बना दूं, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आप में से बच्चा कहता है सर स्ट्रेट लाइन क्यों बन गया, बता तो दो यार। एक बात बताओ, अगर आप इसका स्लोप भी निकालते हो, वो स्लोप क्या आएगा, दैट इज ALC अपॉन में ALW। अगर आप सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हो मेरे, ठीक है, तो आपको पता होगा मैं स्लोप कैसे निकालता था, कोएफिशिएंट, मेरे स्लोप निकालने का तरीका, मतलब लीनियर लाइंस की बात कर रहा हूँ, नॉन लीनियर लाइन की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली इन लीनियर लाइंस, कोएफिशिएंट ऑफ x एक्सिस वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y एक्सिस वेरिएबल। तो ये आ गया गाइस, बाहर लग गया माइनस का साइन। तो गाइस ये तो कांस्टेंट ही है ना, यूनिट लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सो ऑन चीज है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ से बेसिकली हमारा एक पीपीएफ बन गया, पीपीएफ ही है। और गाइस यू नो दिस इज द फीजिबल रीजन, तो दिस इज नोन एज पीपीएफ। गॉट इट, ठीक है ना गाइस, दिस इज पीपीएफ। अब गाइस चीजें समझना ध्यान से। तो आज की जो हमने क्लास में जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, जरा वो देखिएगा साथ में। देखो गाइस आज हम लोगों ने पढ़ते हुए किसका ध्यान दिया है, हमने एक तो सिलेबस डिस्कस किया है काफी सारा, ठीक है गाइस, हमने एक तो सिलेबस डिस्कस किया है, सिलेबस की कंसेप्ट कहाँ का चीजें जाएंगी और थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ा दिया है, बेसिकली इट्स अ डेमो क्लास, ठीक है गाइस। अब पॉइंट ये है कि आपको फॉर दी ज्वाइनिंग, ठीक है गाइस, स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ रही ही होंगी जब वीडियो स्टार्ट करेगी। वीडियो की स्टार्टिंग से देखना, मतलब स्टार्टिंग में कुछ पोस्टर्स वगैरह हैं वो देखना गाइस, उनमें कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं और प्लस सोशल मीडिया, जहां जब भी आप लिंक कर सकते हैं हमें, जहां जब भी आप गाइस कनेक्ट हो सकते हैं आप वहां से कनेक्ट होइए, ठीक है ना गाइस। एनी क्वेरी एनी डाउट आप जो है हमारे जो मैंने यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर्स आ रहे हैं, जो मेल आईडीज आ रही हैं गाइस, वहां पर आप हमें मेल, व्हाट्सएप, कॉल वगैरह आप गाइस कर सकते हैं, एनी डाउट, ठीक है गाइस, उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है गाइस। ओके, सो गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।